आइए, आज का हमारा ये पहला वीडियो है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मौर्य वंश। इससे पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसके आगे का जो जहाँ से प्रारंभ है वो पहला चैप्टर है ये। तो हमने देखा कि इससे पहले सिकंदर के आक्रमण के समय छोटे छोटे राज्य कई छोटे छोटे एरिया में विभाजित थे, तो उनको जीतना आसान था। और सिकंदर ने ठीक वही किया, उसने छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करके उन सभी को जीत लिया। और जीतने के बाद उसने क्या किया कि एकीकृत किया, उनको कई प्रांतों में उनको डिवाइड कर दिया। और उसके बाद सिकंदर के बाद अगला जो जिसने भारत को एकीकृत किया, एकता के सूत्र में पिरोया, सारे क्षेत्रों को जीतने के बाद कई प्रांतों में डिवाइड किया, तो वो था मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इसने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करी। तो अगर ये कहा जाए कि सबसे पहले किसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करी, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जानते रहिएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। जहां तक मौर्य साम्राज्य की बात है, तो मौर्य साम्राज्य में इसका शासन टाइम जरा सा देख लेते हैं। इसका जो शासन का टाइम है वो है 322 से लेके 184 बीसी, यानी ईसा पूर्व। ये हमने इसके पूरे मौर्य साम्राज्य के पूरे शासन के टाइम की बात करी है। पार्टिकुलर किसी एक शासक की बात हमने नहीं की है। पूरे शासन काल का ये मौर्य वंश का पूरा टाइम हमने लिखा है। अगर पूरा टाइम बात किया जाएगा तो 322 से लेके 184 बीसी तक इसका पूरा टाइम आएगा। और इसके बाद जो चलेगा दूसरा डायनेस्टी चलेगी, उसके बाद में देखा जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं मौर्य वंश। इस वंश का जो संस्थापक शासक होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा यहीं से बन जाएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो बात अगर संस्थापक की करी जाएगी तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश के इतिहास जानने के वो साधन कौन कौन से हैं जिससे हम इसके बारे में जानते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके इतिहास के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत तो जहां तक इनके इतिहास जानने की बात है, मौर्य वंश के इतिहास जानने की बात है, तो इनके इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं। कौन कौन सा? पहला है साहित्यिक साक्ष्य, और जो दूसरा है हमारा वो दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, और जो तीसरा है हमारा, तो तीसरा है विदेशी विवरण। ठीक है। तो ये 3 तरीके के साक्ष्य हैं जिनसे हम इनके बारे में जानते हैं। बात अगर साहित्य की करें तो साहित्य के अंतर्गत पहला होगा कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो इससे हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। दूसरा जो साहित्यिक साक्ष्य है हमारा वो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस है। और तीसरा जो है वो मेगस्थनीज जो एक यूनानी राजदूत था। तो मेगस्थनीज ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इंडिका। तो मेगस्थनीज की इंडिका से भी इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारे साहित्यिक साक्ष्य है जहां से हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए थोड़ा सा पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत देखें। तो बात अगर पुरातात्विक साक्ष्य की जाएगी तो इनके अभिलेखिक साक्ष्य आ जाएंगे। अभिलेख, तो अभिलेखों के अंतर्गत हम देखते हैं कि अशोक के सारे अभिलेख जैसे मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम, ये सारे अभिलेख ऐसे हैं। लगभग 40 अभिलेख हैं अशोक के।
सबसे ज्यादा जो अभिलेखित साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं वो अशोक के प्राप्त होते हैं, और इनके अभिलेखों से जो है मौर्यों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। और इनके सिक्के प्राचीन जो सिक्के होते हैं उनको हम आहत सिक्के कहते हैं, तो आहत सिक्के से भी इनके बारे में पता चलता है, ये जानते रहिएगा। ये इनके पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। विदेशी विवरण की अगर बात की जाए तो विदेशी विवरण के अंतर्गत कौन सा आएगा, तो विदेशी विवरण के अंतर्गत प्लिनी ने ये विदेशी इतिहासकार है, प्लूटार्क, जस्टिन डियोडोरस आदि ऐसे कुछ विदेशी इतिहासकार हैं जिनसे इनके बारे में पता चलता है। तो ये हमारा इनके इतिहास जानने संबंधी साधन है या स्रोत है जिनसे हम इनके बारे में जानते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा इनके इतिहास जानने के साधन के बारे में, कैसे इनके बारे में हम जानेंगे, तो ये इनके इतिहास जानने के साधन हो गए। अब जरा सा देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो इस वंश का संस्थापक शासक होता है, इसके बारे में बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की बात, तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसकी प्रारंभिक उत्पत्ति की बात करें, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका निवास स्थान कहाँ था, तो अगर इसकी बात की जाए तो जहां तक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात है तो ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो माँ थी, इसकी माँ लिच्छवी गणराज्य में थी। जब ये अपनी माँ के उदर में था, अपनी माँ के पेट में था, तो इसकी माँ लिच्छवी गणराज्य में थी। और लिच्छवी गणराज्य के उसी समय चूंकि लिच्छवी गणराज्य का और कोसल महाजनपद से संघर्ष हो रहा था, तो कोसल का जो राजा होता है प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत ने जो है लिच्छवी गणराज्य में अपना वैवाहिक संबंध बनाना चाहा। तो अपना जब ये वैवाहिक संबंध बनाना चाहा तो इसने एक प्रस्ताव रखा लिच्छवी गणराज्य के लिए, तो लिच्छवी गणराज्य के सामने प्रस्ताव रखा वैवाहिक संबंधों का, लेकिन लिच्छवी गणराज्य इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो लोग प्रसेनजीत को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ की एक दासी, इनके यहाँ की एक दासी होती है जिसका नाम होता है वासव खत्तिया। तो ये दासी वासव खत्तिया से इन्होंने क्या किया कि प्रसेनजीत का विवाह करा दिया। तो जब वासव खत्तिया से प्रसेनजीत का विवाह करा दिया तो इससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम होता है विड्ढूब। तो ये शासक होता है विड्ढूप, ये लड़का होता है। तो इसके बाद जब ये अपने नाना लिच्छवी गणराज में अपने नाना के यहाँ जाता था तो वहां के लोग इसे दासी दासी पुत्र कह के संबोधित करते थे, इससे ये अपने आप को अपमानित महसूस करता था। इसीलिए जो है इसने अपने मन में ये ठाना कि जब मैं वयस्क हो जाऊंगा तो उसके बाद जो है अपने इस अपमान का इनसे बदला लूंगा। तो लगभग जब ये 16-17 वर्ष का बालक होता है तो इसने अपने पिता को हटाकर शासन सत्ता पर अधिकार कर लिया, और इसने जो है लिच्छवियों के खिलाफ एक विशाल सेना का गठन करके उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो जब लिच्छवियों के ऊपर इसने आक्रमण किया तो वहां पर इसने भारी मात्रा में नरसंहार किया, बहुत सारे स्त्री बच्चों का कत्ल किया। ठीक उसी समय चंद्रगुप्त की माँ, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य की माँ पेट से थी, तो इसके चंद्रगुप्त की माँ के भाइयों ने इसे सुरक्षा के निमित्त क्या किया कि इसे हटाकर यहाँ से जो है पाटलिपुत्र में एक सुरक्षित स्थान पर इनको पहुंचा देते हैं, और बाद में वही इसका जन्म हुआ चंद्रगुप्त का। ठीक है, तो और इसके पिता की किसी सीमांत में कहा जाता है मृत्यु हुई थी। हो न हो, जिस सीमांत युद्ध की बात की जा रही है वो सीमांत युद्ध यही होगा जो विदुरभ ने लिच्छवियों के खिलाफ आक्रमण किया था, वही सीमांत युद्ध में इसके पिता चंद्रगुप्त के पिता की मौत हो जाती है। बाद में इसका दूसरा ये कहा जाता है, दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है मोरों से गुंजायमान प्रदेश में हुआ था। मोरों से गुंजायमान प्रदेश में होने के कारण ही इसे मौर्य कहा गया। ठीक है, ये जानते रहिएगा, मोरों से गुंजायमान प्रदेश में इसका जन्म होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, मौर्य कहा जाता है। और दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि
जहां पे इसका जन्म हुआ था उस नगर के जितने सारे भवन बनाए गए थे, उन सारे भवन का जो बनाने का स्ट्रक्चर था वो कैसा था, जैसे मोरों की गर्दन होती थी, मोरों की गर्दन की तरह वहां से ईंट लगाए गए थे उस भवन में। इसलिए इसीलिए इसको मोर कहा गया और मोर से ही बाद में परिवर्तित बन गया मौर्य। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, इसी से परिवर्तित शब्द बना है मौर्य। ये तो हम इसके प्रारंभिक अवस्था की बात करते हैं। और ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब जन्म हुआ तो जन्म के बाद जो है इसको एक गोपालक को बेच दिया गया। किसे? गोपालक को। गोपालक, जब चंद्रगुप्त का जन्म हुआ तो इसको जन्म के बाद एक गोपालक को बेच दिया जाता है। तो जब इसे गोपालक को बेच दिया, गोपालक ने इसका थोड़ा सा लालन पालन किया, थोड़ा जब ये बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद गोपालक ने क्या किया, इसको एक शिकारी के हाथों बेच दिया। जब इसको शिकारी के हाथों बेच दिया तो शिकारी ने क्या किया, इसको पुत्रवत स्नेह पूर्वक इसको पाला और इसको पशुओं को चराने की जिम्मेदारी दे दी। अब ये पशुओं को चराता था और जब पशुओं को चराता था तो उसी समय अपने हम उम्र के बालक, समवयस्क, जब जो सम उम्र के बालक होते हैं उसमें उनके झगड़ों का ये निपटारा किया करता था। ठीक ऐसा ही एक प्रकार का खेल एक होता है जिसको कहते हैं राजकीलम। राजकीलम, तो राजकीलम नामक ये खेल रहा था। राजकीलम का अर्थ होता है जिसमें ये स्वयं राजा बना हो और बाकी लोगों के झगड़ों का निपटारा करता हो। तो ऐसे ही राजकीलम नामक एक खेल रहा था और उसी समय जो है चाणक्य उसी रास्ते से गुजर रहा था। क्योंकि चाणक्य का घनानंद ने अपमान कर दिया था तो इसीलिए चाणक्य को उस अपमान का बदला लेने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसको ढाल बनाकर वो बदला ले सकता था उससे। तो तब तक उसकी जो सूक्ष्म दृष्टि थी इसी चंद्रगुप्त मौर्य में पड़ती है और उसके बाद इसने पता लगाया कि ये किसका लड़का है, तो पता चला कि ये शिकारी का लड़का है। तो उस चाणक्य ने शिकारी को 1000 कासार्पण देकर खरीद लिया। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देख लीजिएगा कि कितने में इसको खरीदा गया। तो 1000 कासार्पण, कासार्पण क्या होती थी, मुद्रा होती थी। तो 1000 कासार्पण में शिकारी से इसे खरीदा गया था। और खरीदने के बाद चंद्रगुप्त को चाणक्य कहाँ ले जाता है, तो इसको लेके जाता है तक्षशिला। तक्षशिला उस समय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, तक्षशिला। और तक्षशिला में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, तो तक्षशिला में हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है। ये जानते रहिएगा, अगर पूछा जाए तक्षशिला में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है तो तक्षशिला में हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो इसे तक्षशिला ले जाता है और वहीं पे सारी विद्याओं में पारंगत किया। और पारंगत करने के बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलकर जो है इस समय जो है नंद वंश का शासन चल रहा था मगध पर। तो नंद वंश के शासक जो था उसका आखिरी शासक, उसका नाम था घनानंद। घनानंद ये आखिरी शासक होता है, इसे भी याद रखिएगा। ये पूछा जाएगा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश का शासक कौन था, तो नंद वंश का शासक था घनानंद। तो घनानंद के इसने क्या किया कि पहले सीमांत क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया। जैसे सबसे पहले इसका जो आक्रमण होता है वो होता है पंजाब के क्षेत्रों में, पंजाब। तो इसने सबसे पहला जो आक्रमण किया वो पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीता। लेकिन एक कथा मिलती है, उसमें ये कहा गया कि एक बूढ़ी औरत रोटी बना रही थी और जैसे उसने तवे से रोटी उतारी, बिल्कुल गरम गरम रोटी होती है, जब उसने तवे से रोटी उतारी तो तवे से रोटी जब उतारने के बाद बिल्कुल गरम रोटी होती है और उसका छोटा सा बालक होता है जिसको बड़ी जोरों की भूख लगी होती है। उस छोटे से बालक ने क्या किया कि तवे से उतरी हुई रोटी में उंगली डाल दिया और जैसे ही उसमें उंगली डाला खाने के लिए उसका हाथ जल जाता है। तो जो बूढ़ी औरत होती है उसने कहा कि बेटा तुमने भी वही गलती कर दी जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किया था। अगर तुम इसको किनारे किनारे से खाते तो बीच का जो पार्ट है रोटी का वो ठंडा हो जाता, तुम आराम से खा सकते हो। तो ये इतिहासकारों ने कहा कि चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने मिलकर पहले राजधानी पर ही आक्रमण कर दिया था। तो जब दोनों ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया तो इस आक्रमण में दोनों पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के बाद भागकर दोनों उस बुढ़िया के महल, उस बुढ़िया के भवन में शरण लेते हैं। और जब ये कथा इन लोगों ने सुनी तो सुनने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि सीमांत क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया। जब सीमांत क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया, सीमांत का अर्थ क्या होता है जरा से इसको भी जान लेते हैं। सीमांत का अर्थ होता है सीमा से सटे हुए जो क्षेत्र होते हैं उनको सीमांत क्षेत्र कहा जाता है।
तो इसने सीमांत क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया और इन सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत पहला ये पंजाब का क्षेत्र जीतता है और उसके बाद राजधानी पर आक्रमण करता है। इस समय मगध की जो राजधानी होती है वो कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र। इस समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। तो इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। आइए अब आगे देखते हैं। मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके जो है यहाँ पे नंद वंश का जो आखिरी शासक था घनानंद, इसका जो सेनापति होता है जिसका नाम था भद्रसाल इसका सेनापति था। याद रखिएगा, ये नाम जरूर हो सकता है पूछा जाए कि जो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ है, इस युद्ध में घनानंद की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसके सेनापति का नाम था भद्रसाल। तो दोनों के बीच में एक भयानक युद्ध होता है और इस युद्ध में घनानंद पराजित हो जाता है और मारा जाता है और उसके बाद मगध पर एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है मौर्य वंश। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर अधिकार कर लिया, तो मगध पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्रों को जीता। जब उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्रों को जीत लिया तो उसके बाद पश्चिम के एरिया में उस समय जो है सिकंदर के जाने के बाद पश्चिम का जो एरिया था कुछ यूनानी क्षत्रपों की वहां पर नियुक्ति थी। सिकंदर ने कुछ यूनानी क्षत्रपों को नियुक्त करके वहां पे गया हुआ था, लेकिन जैसे ही सिकंदर की मृत्यु होती है तो उसके मरने के बाद यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी जाती है और इस समय यहाँ का यूनानी जो क्षत्रप होता है फिलिप द्वितीय होता है और इसकी हत्या करके ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर अशांति फैल जाती है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शुभ अवसर के समान था। और इसी समय जो है यूनान में जो है सिकंदर के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों पर सेलुकस ने अधिकार कर लिया और सेलुकस ने अधिकार करने के बाद अब उसकी जिज्ञासा भारत के क्षेत्रों सिकंदर द्वारा जो विजित क्षेत्र थे उन पर इसकी दृष्टि पड़ी और इसने भारत को जीतने के लिए एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया। तो जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो अब सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन जब सेलुकस ने भारत पर आक्रमण किया तो इस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। सिकंदर के समय पे पश्चिम भारत में छोटे छोटे एरिया में बटे हुए राज्य होते हैं, इसीलिए उन लोगों ने सिकंदर का सामना नहीं कर पाया। और जब सेलुकस ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के इन सारे क्षेत्रों को जीतकर पूरा एकीकृत कर दिया था। तो एक शक्तिशाली शासक से इसका सामना होता है। तो सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में ये जो युद्ध हुआ है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेलुकस प्लस चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कब हुआ है? तो यह युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में और ये कहा जाता है कि इस युद्ध में सेलुकस चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद दोनों के बीच में संधि हो जाती है। जब दोनों के बीच में संधि हो जाती है तो संधि के फलस्वरूप सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इसकी पुत्री का नाम पूछा जाएगा कि सेलुकस की पुत्री का क्या नाम था, तो इसका नाम था हेलन। तो कहीं कहीं इसका नाम कार्नेलिया भी मिलता है, नाम जानते रहिएगा, चाहे हेलन कहे चाहे कार्नेलिया। तो हेलन का विवाह इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। तो अगर ये पूछे कि भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। और इस विवाह के फलस्वरूप इसे दहेज में 4 प्रांत मिले। वो कौन कौन से प्रांत मिले? तो पहला प्रांत मिला इसको एरिया, इसको कहते हैं हेरात। दूसरा प्रांत इसको अराकोसिया, कांधार, जेड्रोसिया, मकरान तट, पेरोपनिसडाइन,
काबुल। ये 4 प्रांत जो है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। इस चारों प्रांत के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो 4 प्रांत दिए उनके क्या नाम थे। तो आप बता सकते हो इनके नाम: एरिया, हेरात, अराकोसिया, कांधार, जेद्दोसिया, मकरान तट और पेरोक्लिसडाइन, काबुल। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया? इसने 500 हाथी दिए। कितने हाथी दिए? इसकी संख्या याद रखना, 500 हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में सेल्यूकस को कितने हाथी दिए? 500 हाथी दिया था सेल्यूकस को। और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक विशाल एरिया पर शासन किया। इसने उत्तर में ये आपका ये कहे तो कश्मीर को छोड़कर सारा उत्तर का भाग इसके एरिया में आता था, और दक्षिण में कर्नाटक के पास तक इसका क्षेत्र विस्तृत था। और पूर्व की बात करें तो पूर्व में इसने बंगाल के क्षेत्रों तक विजय की। और पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र यानी गुजरात के क्षेत्रों तक इसने अधिकार किया था। जहां तक गुजरात की बात है तो गुजरात के विजय के बारे में यह कहा जाता है कि यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण कराया था, जिसका नाम था सुदर्शन झील। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से जरूर आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील के निर्माण के लिए किसे नियुक्त किया था? तो पुष्यगुप्त नामक व्यक्ति को, पुष्यगुप्त नामक व्यक्ति को इसने जो है नियुक्त किया था। देखिए, सुदर्शन झील से जुड़े हुए 4 शासक ऐसे हैं जिन्होंने सुदर्शन झील के निर्माण से संबंधित हैं। आप देखिए, अगर ये कहे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद सुदर्शन झील का पुनः जो है मरम्मत किसने करवाई तो हो जाएगा अशोक, सम्राट अशोक। दूसरी बार अशोक ने तुषास्त्र के जरिए जो है तुषास्त्र के जरिए इसका पुनर्निर्माण कराता है। और अशोक के बाद तीसरी बार यहां पे इसका पुनर्निर्माण कौन कराता है? रुद्रदामन। ये तीसरी बार रुद्रदामन ने सुविशाख को नियुक्त किया था इसका निर्माण कराने के लिए, सुविशाख। और इसके बाद जो चौथा शासक होता है जिसका नाम होता है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त को ने किसे नियुक्त किया था? तो पाण्यदत्त इसे नियुक्त किया था। तो ये 4 ऐसे शासक हैं जो सुदर्शन झील से जुड़े हुए हैं। जब भी अगर सुदर्शन झील से प्रश्न आएगा तो ये आप बता सकते हो, इन 4 शासकों के बारे में बता सकते हो। ये लोग सुदर्शन झील का निर्माण इन लोगों ने कराया था। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल क्षेत्र से शासन किया और सार्वभौम शासक होता है। भारत का प्रथम एक अखिल भारतीय सम्राट कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसके बाद इसके जीवन के आखिरी समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के आखिरी समय में ये कहा जाता है 12 वर्ष का एक अकाल पड़ जाता है। और 12 वर्ष का जब ये भीषण अकाल पड़ जाता है तो प्रारंभ में चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे निपटने का प्रयास किया, लेकिन ये निपट नहीं पाता। तो जब इससे निपट नहीं पाता तो इसने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ ये दक्षिण भारत चला गया। इसका नाम याद रखिएगा। जैन आचार्य कौन था? तो जैन आचार्य भद्रबाहु। तो जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ ये कहां चला जाता है? दक्षिण भारत चला जाता है। और दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला ये कहां है? तो कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इसने एक जिस पद्धति से प्राण त्यागे उसका क्या नाम था? संथारा या संलेखना पद्धति से इसने अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना या संथारा किस प्रकार की पद्धति होती है? तो भूख प्यास व्रत उपवास के जरिए अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक यूनानी राजदूत भारत आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज। कौन आया था? तो मेगस्थनीज भारत आया। इसने एक ग्रंथ की रचना करी, उसका क्या नाम था ये पूछा जाता है? इंडिका। मेगस्थनीज ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इंडिका। इंडिका में कितनी जातियों का उल्लेख है ये जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंडिका में 7 जातियों का उल्लेख है। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कितनी जातियों का उल्लेख किया है? तो 7 जातियों का उल्लेख किया। और इसने बताया कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे और भारत में दासता नहीं थी, किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जाता था। इन चीजों का इसने उल्लेख किया है। लेकिन मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखा ये अपने मूल रूप में नहीं मिलता। मेगास्थनीज की इंडिका का उद्धरण लिखा गया। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज की इंडिका का उद्धरण किन किन लोगों ने लिखा। तो एक ट्रिक बताता हूं आपको, ये समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान ट्रिक है। SDPAPJ ये ट्रिक है। इसका अर्थ क्या हुआ? SDPAPJ का मतलब एस से हो जाएगा स्टैबो, डी से हो जाएगा डियोडोरस, और पी से हो जाएगा प्लीनी, ए से हो जाएगा एरियन, पी से हो जाएगा प्लूटार्क, और जे से हो जाएगा जस्टिन। तो इन 6 व्यक्तियों ने इसका उद्धरण लिखा है। तो पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज की इंडिका का उद्धरण किन किन लोगों ने लिखा। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो इन नामों को आप जानते रहिएगा। स्टैबो, डियोडोरस, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क और प्लिनी, इन लोगों ने 6 व्यक्तियों ने इसका उद्धरण लिखा था। ठीक है। तो मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर पूछा जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो सैंडोकोटस। ये आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है। तो सैंडोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सैंडोकोटस के नाम से किसने तादाद में स्थापित किया है? अगर ऐसा पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सैंडोकोटस के नाम से अभिहित करने वाला व्यक्ति होता है विलियम जोन्स महोदय ने सर्वप्रथम इस नाम से चंद्रगुप्त का तादाद में स्थापित किया है। ठीक है। तो ये जानते रहिएगा। जबकि एरियन ने इसको एंडोकोटस कहा है और विलियम जोन्स ने सैंडोकोटस कहा है। ठीक है। तो ये जानते रहिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सैंडोकोटस कहा है। तो विलियम जोन्स महोदय ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस कहा है। किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को राउंड डाला? तो ये प्लूटार्क महोदय का कथन है। प्लूटार्क ने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को राउंड डाला। और किसने ये उल्लेख किया कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना होती है वो डाकुओं की सेना होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हो जाएगा जस्टिन महोदय ने ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो डाकुओं की सेना थी। तो इन कमेंट को भी याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से लेकर कब तक शासन किया? अगर इसकी बात आएगी तो 322 से लेकर 298, 322 से लेकर 298 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल के अंत में जब ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला जाता है तो वहीं संलेखना या संतारा विधि से अपने प्राण त्याग दिए। तो ये किस धर्म का अनुयायी था? अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि ये जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म को मानता था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद इसका लड़का होता है बिंदुसार। अब आइए बिंदुसार के बारे में आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला जो शासक होता है बिंदुसार। इसने लगभग 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। जहां तक बिंदुसार के बारे में है तो बिंदुसार की कुछ उपाधियां मिलती हैं। जैसे बिंदुसार को यूनानियों ने किस नाम से संबोधित किया? तो यूनानी इसे अमित्रघात या अमित्रोचेट्स कहा है। अमित्रोचेट्स कहा है। जबकि जैन ग्रंथ में इसे सिनसेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में इसे किस नाम से संबोधित किया गया है? तो जैन ग्रंथ में इसे सिनसेन। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला।
शत्रुओं का विनाश करने वाला। शत्रुओं का विनाश करने वाला इसे कहा गया है। तो यूनानी इसे किस नाम से संबोधित करते हैं, यह पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनानी इसे अमित्रघात कहते हैं या अमित्रोचेत कह के पुकारते हैं, जबकि जैन ग्रंथ इसे किस नाम से संबोधित करते हैं, तो जैन ग्रंथ इसे सिमिसेन के नाम से संबोधित करते हैं। जहां तक बिंदुसार के बारे में है, इसके बारे में कहा जाता है ये मृदुभाषी था। तो ये कहा जाए कि कौन सा ऐसा मौर्य वंश का शासक था जिसके बारे में कहा जाता है मृदुभाषी था, तो ये बिंदुसार था। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है, माता का नाम मिलता है दुर्धरा, दुर्धरा, और पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। और इसका विवाह सुभद्रांगी के साथ हुआ था। इसकी पत्नी का नाम मिलता है सुभद्रांगी, सुभद्रांगी के साथ इसका विवाह हुआ था। इसकी 16 रानियां थी और इन 16 रानियों से 101 पुत्रों का जन्म हुआ था। 16 रानी और 101 पुत्र, याद रखिएगा। बिंदुसार की 16 रानियां और 101 पुत्रों का जन्म का उल्लेख मिलता है। और ये कहा जाता है इसने किन क्षेत्रों की विजय की, इसके बारे में पता नहीं चलता, बट ये कहा जाता है कि इसने अपने पिता के द्वारा प्राप्त साम्राज्य को जीवन भर अक्षुण्ण बना के रखा। ये इसके जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है बिंदुसार की, कि पिता के द्वारा प्रदत्त जो भी साम्राज्य था उसको जीवन भर इसने संभाल के रखा। और ये कहा जाता है इसके समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। तो तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को दबाने के लिए प्रथम बार इसने अशोक को भेजा था और दूसरी बार अपने बड़े लड़के सुसीम को भेजा। उसका नाम कहीं कहीं सुमन भी मिलता है। तो पहली बार विद्रोह को दबाने के लिए सम्राट अशोक को भेजता है और दूसरी बार जो है इसने सुमन को भेजा था। इसका बड़ा लड़का था जिसका नाम था सुमन, तो दूसरी बार इसने सुमन को भेजा। और ये जो अशोक था ये कहाँ का वायसराय का उपराजा था, तो ये उज्जैन का उपराजा था, उज्जैन का। उसके बाद बिंदुसार का जो है, बिंदुसार के समय में ही एक सीरिया के राजा एंटीओकस ने अपना राजदूत इसके दरबार में भेजा था जिसका नाम था डायमेकस। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि डायमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में आया, तो डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। किसने इसे भेजा था, तो एंटीओकस ने। एंटीओकस ये कहाँ का था, तो सीरियाई शासक, सीरिया के राजा एंटीओकस ने अपने राजदूत डायमेकस को इसके दरबार में भेजा। तो इसने डायमेकस से 3 वस्तुएं मंगवाई। कौन कौन सी वस्तुएं मंगवाई, तो पहला मीठी शराब और दूसरा सूखी अंजीर और तीसरा एक दार्शनिक। तो ये 3 वस्तुएं इसने मांगी। तो जिसमें से सीरियाई शासक ने प्रथम 2 वस्तुएं तो इसे दे दी, मीठी शराब और सूखी अंजीर देता है, लेकिन तीसरी वस्तु दार्शनिक को इसने विक्रय की वस्तु न कहकर मना कर दिया। इसने कहा जो दार्शनिक होता है इसका विक्रय हमारे यहाँ नहीं किया जाता, तो इसलिए दार्शनिक देने से इसने मना कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस वस्तु को देने से सीरियाई शासक ने मना कर दिया था, तो हो जाएगा दार्शनिक। इसने दार्शनिक देने से मना कर दिया था। उसके बाद बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था, तो ये कहे कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, ये ब्राह्मण धर्म को मानता था। तो इस प्रकार से बिंदुसार ने लगभग 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और बिंदुसार अपने जीवन काल में ही अपने बड़े लड़के को शासक बनाना चाहता था और उसको नियुक्त भी कर दिया था। लेकिन जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो बिंदुसार के मरने के बाद जो है मौर्य वंश में गृह युद्ध हो जाता है। तो जब गृह युद्ध हो जाता है तो इसी समय लगभग 273 से लेके 269 यानी 4 वर्ष तक जो है गृह युद्ध चलता है। इसके बाद जो अगला शासक होता है उसका नाम होता है अशोक। अगला शासक होता है अशोक, जिसके शासन का टाइम ये कहा जाता है इसने 269 से लेकर 236 ईसा पूर्व तक शासन किया। 269 से लेकर 236। वैसे कहीं कहीं इसका शासन काल का जो टाइम दिखाया जाता है
वो 273 से लेके दिखाया जाता है 236। तो ये जो देखिए 273 से 236 के बीच का जो 4 वर्ष का गैप दिखा रहा है, तो ये इसके जो आपस में जो युद्ध होता है उत्तराधिकार को लेकर, उसी की वजह से अशोक के वास्तविक राज्यारोहण में 4 वर्ष की देरी होती है। सिंघली अनुश्रुतियां ये कहती हैं कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की थी। तो इसने अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना ये अशोक। तो ये इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सिंघली अनुश्रुतियां, सिंघली वृतांत या सिंघली अनुश्रुतियां। तो सिंघली अनुश्रुतियां दीपवंश और महावंश में ये उल्लेख मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त किया था। तो जबकि दूसरी जगह इसका ये उल्लेख हुआ कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को नहीं, मात्र एक भाई सुसीम को मारकर सत्ता प्राप्त किया था। हो न हो दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ होगा और उसमें अशोक ने इसे पराजित करके, इसकी हत्या करके शासन सत्ता पर अधिकार किया। तो इस प्रकार से अशोक का वास्तविक राज्यारोहण की बात की जाएगी तो 269 हो जाएगा। वास्तविक इसका राज्यारोहण का टाइम कब से कब माना जाता है? तो 269 माना जाता है। 269 से लेकर 236 बीसी तक इसने शासन किया। जहां तक अशोक की बात है तो ये कहा जाता है जब ये शासक हुआ तो उसी समय जो है कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, क्योंकि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कलिंग इसके अधिकार क्षेत्र में रहा होगा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद बिंदुसार के शासक हुआ, तो बिंदुसार के शासन के आखिरी समय में हो न हो कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी होगी। इसीलिए जब अशोक शासक बनता है तो अशोक जैसे शासक के लिए ये जो है एक असहनीय बात थी कि वो कलिंग की स्वतंत्रता को कलिंग को स्वतंत्र ऐसे ही छोड़ देता। तो इसीलिए जो है कलिंग के ऊपर इसने आक्रमण किया। और कलिंग के ऊपर आक्रमण करने का कारण अगर पूछा जाए कि अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण क्यों किया, तो इसके 2 कारण हैं। पहला तो कारण ये है कि कलिंग उस समय क्या है कि व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर चूंकि कलिंग जो क्षेत्र कलिंग का जो स्थित था वो उड़ीसा के क्षेत्र के अंतर्गत आता था और यहाँ जो है व्यापार और वाणिज्य की प्रधानता थी, इसीलिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। पहला तो ये कारण हो गया। और दूसरे कारण की अगर बात की जाए तो दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण कलिंग हाथियों के लिए फेमस था। हाथियों के लिए फेमस होता है कलिंग। तो इन हाथियों को अशोक प्राप्त करना चाहता था, अपनी सेना में सम्मिलित करना चाहता था, तो इसीलिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। हो न हो जो भी हो, लेकिन सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। और सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो इसने कलिंग पर आक्रमण शासन के 8वें वर्ष किया था। कब किया था? तो शासन के 8वें वर्ष, शासन के 8वें वर्ष इसने कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग पर जब ये शासन के 8वें वर्ष आक्रमण किया, अगर डेट की बात पूछी जाए तो डेट हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। कब हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व यानी बीसी। अब अगर इसको निकालना हो, जहां आपको डाउट हो रहा हो, तो देखिए इसका राज्यारोहण का टाइम है 269। तो अगर हमने 269 में 261 माइनस कर दिया तो आ जाएगा अपने आप 8 वर्ष ना। तो ये हो गया 8वें वर्ष। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये शासन के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का उस समय शासक कौन था इसका उल्लेख नहीं मिलता, और ये कहा जाता है कि ये युद्ध बड़ा भीषण भयानक युद्ध होता है और इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई और उतने ही लोग घायल हुए। इस प्रकार से भारी मात्रा में यहाँ रक्त संचार होता है और ये नदी, खून की नदियां बहने लगती है। इसे देखकर सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हो जाता है और यूं कहें तो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और इसने उसी दिन से जो है युद्ध न करने की ठानी। तो अभी तक हमने देखा जो मगध का विस्तार बिंदुसार ने जिस हर्यक वंश की स्थापना करके जो मगध का विस्तार का प्रारंभ किया था, वो सम्राट अशोक के समय से आने के बाद यहाँ से जो है जो तलवार के बल पे ये साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उसको यहाँ पे अशोक ने क्या किया कि तलवार को रख दिया और इसके बाद जो उसने एक नई नीति का पालन किया जिसको कहते हैं धम्म नीति। तो इसने युद्ध नीति को त्याग कर एक नई नीति का पालन किया जिसे कहा जाता है धम्म नीति। अशोक का धम्म नीति, अशोक की धम्म नीति। धम्म नीति, अशोक की धम्म नीति।
तो यहाँ से अशोक ने ये प्रण किया कि अब युद्ध नहीं करना है। इसने अपनी तलवार रख दिया और तलवार रख के युद्ध नीति की जगह इसने दूसरी नीति का पालन किया, जिसका नाम होता है अशोक की धम्म नीति। ठीक है, तो अशोक की धम्म नीति, अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि अशोक की धम्म नीति क्या थी और अशोक के धम्म का उल्लेख कहाँ मिलता है। इसने इसको छोड़कर, युद्ध को छोड़कर इसने यहाँ से जो है बौद्ध धर्म की तरफ ये इसका झुकाव हो जाता है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है और इसने एक नई नीति चलाया, धम्म नीति। धम्म नीति के बारे में ये कहा जाता है, इसने जो है अपने जनता को जो है नैतिक रूप से जो है उनको जो है सक्षम बनाने के लिए जो है इस नीति का पालन किया था। तो अशोक की धम्म नीति में ये कहा जाता है धम्म नीति। अशोक की धम्म नीति का उल्लेख कहाँ मिलता है, या अशोक का धम्म, अशोक का धम्म, अशोक के धम्म का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख में इसका उल्लेख हुआ है। अशोक अपने द्वितीय स्तंभ लेख में कहता है किम चु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है, इसका प्रश्न करता है द्वितीय स्तंभ लेख में। द्वितीय स्तंभ लेख में ये प्रश्न करता है किम चु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है, और इसका उत्तर जो है द्वितीय और सातवें स्तंभ लेख में देते हुए कहता है अपासिनो बहुपयाने दया दाने सचे साचे माधवे साधवे च, अर्थात अल्प पाप है, अल्प पाप है, अत्यधिक कल्याण है, अत्यधिक कल्याण है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, पवित्रता है, मृदुता है, मृदुता है, साधुता है, साधुता है, और वृद्धों के प्रति आदर, चैत्यों के प्रति आदर, श्रमणों का आदर, अतिथियों का आदर, ये सारी चीजें जो है इसने अपने धम्म के अंतर्गत बताया। स्तूपों का आदर, मंदिरों का आदर, ये सब करना चाहिए, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। इसने एक नारा दिया, जियो और जीने दो। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था, तो ये सम्राट अशोक ने ही जियो और जीने दो का नारा दिया था। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि अशोक ने एक नई नीति चलाया, धम्म नीति, और जिसके माध्यम से जिसने इस धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसने अपने धर्म प्रचारक भेजे, जिसका उल्लेख हमको अशोक के 5वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख हुआ है। धम्म महामात्र, तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अशोक के 5वें शिलालेख में। 5वें शिलालेख में इसने 5वें शिलालेख में इसने धम्म महामात्रों का उल्लेख किया है। तो अशोक ने जो है इस धम्म का उल्लेख जो है, तो हम बात कर रहे थे अशोक के धम्म की। तो अशोक का धम्म का उल्लेख है, आपसे पूछा जाएगा कहाँ हुआ है, तो राहुलो सुत्तवाद में। राहुलो सुत्तवाद, अशोक का धम्म का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो राहुलो सुत्तवाद में इसके धम्म का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अशोक के 14 शिलालेख मिले हैं। कितने, तो 14 शिलालेख, 14 शिलालेख मिले हैं, जिससे अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा किए गए जो भी सारे कार्य होते हैं उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और अशोक के स्तंभ, शिलालेख और स्तंभ लेख तथा गुहा लेख, 3 लेख हैं इसके। तो जहां तक स्तंभ लेख की बात आती है, तो अशोक के स्तंभ लेख एकात्मक हैं। एकात्मक का अर्थ होता है इस तरीके से, जब एक ही पत्थर को काट छाट कर बनाया जाए उसे कहते हैं एकात्मक। इस तरीके से जैसे बिजली का खंभा नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, चौड़ा है, ऊपर जाते हुए सकरा हो जाता है। तो इस तरीके का अशोक का स्तंभ लेख होता है। और शिलालेख ऐसे जैसे आप देखते हैं ना, किलोमीटर की तरह होता है। किलोमीटर की तरह आपने देखा होगा, जैसे आप इलाहाबाद से चलो बनारस के लिए, तो रास्ते में लिखा होता है ना 110 किमी। तो इस तरीके से, तो इसी को हम छोटे पत्थरों को कहते हैं। शिला का मतलब होता है पत्थर, छोटे पत्थर, और स्तंभ बड़े बिजली के खंभे के जैसे होते हैं। तो अशोक के स्तंभ लेख और शिलालेख और तथा गुहा लेख से भी इसके बारे में हमको
जानकारी प्राप्त होती है। तो 14 स्तंभ लेख हैं इसके, शिलालेख, और इन शिलालेखों में इसके कई सारी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में हम आपको आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने इतना अशोक के बारे में इस वीडियो में बताया है। उसके बाद इसके बचे हुए जो पार्ट हैं इसके बारे में हम चर्चा अगले में वीडियो में करेंगे। अशोक के यही शिलालेख से बात करेंगे, जो 14 शिलालेख और स्तंभ लेख, गुहालेख, इनकी चर्चा जो है हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। और आज जो है, आज के लिए इतना। आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए। जहां आपको जो लगे मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी लगेगा उसके बारे में हम जैसे ही ये सेकंड वाला हमारा वीडियो समाप्त होगा उसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।